Hello students, this is our lecture number 1, chapter number 4, determinants. As we have already completed our chapter number 3, matrices. So जो matrices chapter पढ़ा है अप्रोक्स सेम चैप्टर हमारा डिटर्मिनेंट. सो मैट्रिक्स के ऊपर ही डिपेंड है, इसलिए मैट्रिक्स चैप्टर का पहले पढ़ना ज़रूरी है. तो अगर नहीं पढ़ा तो मैट्रिक्स चैप्टर के जो हमारे 5 वीडियोज़ है उन पर एक बार वापस जाइए और उन चैप्टर्स को उस चैप्टर को एक बार अच्छे से क्लियर कीजिए. ओके, देन डिटर्मिनेंट के लिए अगर हम बात करें तो डिटर्मिनेंट क्या है? डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस का एक पार्ट है, कह सकते हैं एक फंक्शन है. बिल्कुल, डिटर्मिनेंट एक फंक्शन की तरह बिहेव करता है जो मैट्रिसेस से बनता है. सिंपल लैंग्वेज में अगर कहा जाए, सो द नंबर एसोसिएटेड विद द मैट्रिसेस ओनली एंड ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस इज नॉन एज डिटर्मिनेंट. अगर मान लो कि जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं पढ़ता हूँ कि ए मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है A11, A12, A21 और A22. तो ये बात हमने ऑलरेडी मैट्रिसेस चैप्टर में कर लिया था कि हर एक जो नंबर होगा उसके लिए हमारे पास में एक पोजीशन डिसाइड होगा. जैसे ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम. तो अगर इस एलिमेंट को हम ऑब्जर्व करें तो इसका रो का नंबर भी 1 है और कॉलम का नंबर भी 1 है, इसलिए इसका पोजीशन लिखा जाएगा A11. इसका बात करें तो इसका रो का नंबर 1 है लेकिन कॉलम का नंबर 2 है, इसलिए इस एलिमेंट का पोजीशन होगा A12. देन इसके लिए रो का नंबर 2 है, कॉलम का नंबर 1, इससे इसका पोजीशन होगा A21. और इसके लिए रो का नंबर भी 2, कॉलम का नंबर भी 2, इसलिए इसका पोजीशन होगा A22. तो अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स को हम डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे. ये हमारे पास एक फंक्शन की तरह बिहेव करेगा कि जैसे A अगर हमारे पास मैट्रिक्स है तो उसका फंक्शन बोला जाएगा FA इक्वल टू A डिटर्मिनेंट. तो वो बना जाता है A डिटर्मिनेंट. तो मैट्रिक्स से रिलेटेड हमारे पास में जो हमारे पास फंक्शन होता है उसे हम एक डिटर्मिनेंट कहते हैं. डिटर्मिनेंट एक फंक्शन की तरह है और वो हमारे पास इस तरह से लिखा जाएगा A11, A12, A21 और A22. तो अब अगर हमें इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करना तो डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट होगा, इस एलिमेंट को हमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले एलिमेंट को नीचे वाले एलिमेंट से. तो A11 मल्टीप्लाई होगा A22 से, बीच में हम हमेशा माइनस लगाएंगे, और अब 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो हम नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये बन जाएगा A21 इंटू A12. तो ये होगा इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू. तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसी का डिटर्मिनेंट पॉसिबल है, बाकी किसी भी तरीके के मैट्रिक्स का कोई भी डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते. सो डिटर्मिनेंट जो है वो है नंबर एसोसिएटेड टू स्क्वायर मैट्रिक्स. जो हमारे पास में स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसके जो हमारे पास रियल या कॉम्प्लेक्स कोई भी नंबर एसोसिएटेड रहते हैं, मतलब उन्हीं नंबर को ये यहाँ पर काम में लेता है. जो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर थे ना, वही सेम नंबर हम डिटर्मिनेंट के अंदर काम में लेते हैं और उससे हम इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो फाइंड आउट करते हैं. तो ये है डिटर्मिनेंट और ये है डिटर्मिनेंट वैल्यू को फाइंड आउट करने का तरीका. अब हमारे पास में हम तीनों तरह के जो हमारे मैट्रिसेस आते हैं उनके डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं. जो भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स जो कॉमनली हम पढ़ते हैं 1/1, 2/2 और 3/3. वैसे तो स्क्वायर मैट्रिक्स और भी आगे पॉसिबल है, लेकिन हम यहाँ पर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग 1/1, 2/2 और 3/3 जो 3 तरह के मैट्रिसेस पॉसिबल है उन तीनों का डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करना सीखेंगे. तो ध्यान से ऑब्जर्व करना. सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं 1/1. जो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके लिए डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. तो 1/1 जो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, एग्जांपल के तौर पर मान लो कि ए हमारे पास में एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट है केवल 3. तो 1/1 जो हमारा मैट्रिक्स है, 1/1 का मतलब होता है उसके अंदर रो भी 1 होगा और उसके अंदर जो कॉलम के नंबर होंगे वो भी केवल और केवल 1 ही होंगे. तो एक ही इसके अंदर रो होगी और एक ही इसके अंदर कॉलम होगा. तो ये तो बन जाता है हमारे पास में एक स्क्वायर मैट्रिक्स 1/1 ऑर्डर का. और अगर हमें इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू, ये एक सिंगल एलिमेंट है, ये सिंगल एलिमेंट ही होगा इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू. तो 1/1 मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो तो डायरेक्टली एक ही नंबर होता है और
और वही नंबर हम डायरेक्टली इसके अंदर लिखेंगे कि ए का डिटर्मिनेंट हम इस तरह से 3 का डिटर्मिनेंट और ये 3 एज इट इज आ जाएगा। एक बात मैं यहाँ बताऊंगा कि ये जो सिंबल है ये मॉडुलस हम कभी भी नहीं पढ़ेंगे। ये सिंबल मॉडुलस का भी होता है, लेकिन मैट्रिक्स से रिलेटेड अगर हम ये वाला सिंबल काम में लेंगे तो इसे हम केवल और केवल डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और अब हम बात करते हैं 2x2 मैट्रिक्स का। सो लेट कर लेते हैं कि ए हमारे पास मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 और अब हम इसे डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे 1 2 3 4। और अब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जैसे हमने ऑलरेडी बात किया था कि पहला मल्टीप्लाई हम ऊपर से नीचे इन दोनों एलिमेंट का करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस, बीच में हमेशा माइनस हम काम में लेंगे हमारी तरफ से, और अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 6, तो इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो बन जाएगा नेगेटिव में 2, तो ये बन जाएगा 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू। देन उसके बाद में हम बात करते हैं 3x3 जो हमारे पास मैट्रिक्स होता है उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू। ये काफ़ी खास होगा तो ध्यान से इसे ऑब्जर्व करना। सो लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक 3x3 का मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट 1 2 3 0 1 7 9 4 एंड 1। सो ये हमारे पास में एक मैट्रिक्स है 3x3, इसका ऑर्डर है और अब हमें इसका फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो एक बार मैं इसे डिटर्मिनेंट में लिखता हूँ, तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू, तो जो नंबर हमारे पास इसमें लिखे हुए हैं सेम वही नंबर यहाँ आ जाएंगे और यहाँ हम काम में लेंगे डिटर्मिनेंट का सिंबल। तो हम सेम नंबर लिखते हैं 1 2 3 देन 0 1 7 एंड लास्ट 9 4 1। तो ये डिटर्मिनेंट के अंदर हमने ये सारे नंबर लिख दिए हैं। अब हम इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में ओपन करेंगे। तो इसको अब हम ओपन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एनी रो और एनी कॉलम। सो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में अब हमें इसे ओपन करना है। सो जैसे मान लो कि ये हमारे पास में रो नंबर 1 है और मैं फिलहाल इसको रो नंबर 1 से ओपन करके समझाता हूँ। वैसे तो हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में ओपन करने के लिए इंडिपेंडेंट है, उससे इसके आंसर पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, आंसर उसका सेम ही आता है। लेकिन एक बार मैं इसको रो नंबर 1 से सिखाता हूँ, उसके बाद में हम इसको किसी कॉलम से भी ओपन करेंगे। याद रखना कि ओपन करोगे या तो किसी रो के रेस्पेक्ट में या कॉलम के रेस्पेक्ट में, डायगोनल के रेस्पेक्ट में इसको ओपन नहीं किया जा सकता, केवल रो या फिर केवल कॉलम। सो जैसे फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में ओपन करते हैं, ध्यान से समझना, बहुत ज़्यादा ध्यान से। सो पहली रो की जो हमारे पास एलिमेंट है मैं एक बार उनको लिख देता हूँ 1 2 3। तो पहली रो की जो एलिमेंट है उनको लिख दिया मैंने 1 2 एंड 3। ओके, अब उसके बाद में हम बात करते हैं इनके आगे हमें अब सिंबल काम में लेना है, या तो प्लस या फिर माइनस, और वो चीज़ डिसाइड कैसे होगी उसे समझो। इनके आगे हमें या तो प्लस लगाना है या माइनस लगाना है, तो किसके आगे प्लस लगेगा किसके आगे माइनस लगेगा, उसके लिए हमें इनकी पोजीशन के ऊपर जाना होगा। अगर 3x3 मैट्रिक्स की पोजीशंस के बारे में हम बात करें, इनके एलिमेंट की पोजीशन की बात करें, तो ये हमारे पास पहला रो होता है, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो, यहाँ कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2 कॉलम नंबर 3। तो इस एलिमेंट का जो पोजीशन है उसे लिखा जाता है 1 1, क्योंकि रो का नंबर 1 और कॉलम का नंबर 1। देन अगला एलिमेंट होगा रो नंबर 1 कॉलम नंबर 2, तो A12। देन रो नंबर 1 कॉलम नंबर 3 A13, रो नंबर 2 कॉलम नंबर 1 A21, देन A22, देन ये 2 और साथ में 3 तो A23। ये बन जाएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो 3 1, थर्ड रो सेकंड कॉलम सो 3 2, थर्ड रो थर्ड कॉलम सो A33। तो ये इनके पोजीशन है और इन पोजीशन का जो एडिशन है, ये जो पोजीशन का नंबर है इसको मैं ऐड करूंगा। जैसे 1 और 1 को प्लस करो, ए को भूल जाओ, तो 1 और 1 को अगर हम प्लस करेंगे तो 1 और 1 का एडिशन होगा 2, और 2 क्योंकि एक इवन नंबर है तो इवन नंबर के लिए हम काम में लेंगे पॉजिटिव सिंबल। क्यों? क्योंकि इसको ओपन करते टाइम पर हम जब भी ओपन करते हैं तो यहाँ पर हम इस तरह से ओपन करेंगे -1 टू द पावर i प्लस जे, फिर आगे लिखेंगे एलिमेंट और फिर आगे लिखते हैं उसका माइनर। इस तरह से हमें इसको लिखना पड़ता है। तो एक बार मैं इसके थ्रू इसको समझाता हूँ, इसके थ्रू इसको एक्सप्लेन करता हूँ और उसके बाद में हम आगे जाएंगे। सो जैसे अगर मैं i प्लस जे की बात कर रहा हूँ तो i और j क्या है? i है रो का नंबर, j है कॉलम का नंबर। जैसे ये जो मेरा एलिमेंट है इसका रो का नंबर है 1, कॉलम का नंबर है 1, तो यहाँ पर एक तरह से लिखा जाएगा -1 टू द पावर 1 + 1
यहाँ पर 1, और 1 के रेस्पेक्ट में लिखेंगे इसका माइनर। तो 1 के रेस्पेक्ट में इसका माइनर होगा। माइनर का मतलब क्या है कि 1 वाला जो रो है और 1 वाला जो कॉलम है उनको हटा दो। तो 1 वाला रो हट जाएगा और 1 वाला कॉलम। अगर ये दोनों चीज़ को हम हटा दें तो उससे बचने वाला जो छोटा वाला डिटर्मिनेंट है उसको बोलेंगे उसका माइनर। तो 1 वाला रो और 1 वाला कॉलम अगर हम हटा दें तो हमें अभी 4 नंबर दिख रहे हैं 1741। तो हम अब इसके साथ में यहाँ लिख देंगे 1741। ओके, फिर अगला 2 लिखना था। तो 2 के लिए भी हम यहाँ पर लिखते हैं -1 टू द पावर, इसके लिए i प्लस दिया आएगा। तो 2 का जो रो और कॉलम का नंबर है वो है 1 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + 2, यहाँ पर 2, और 2 के रेस्पेक्ट में भी आगे की तरफ हम उसका माइनर लिखेंगे। तो इस बार क्या माइनर लिखना होगा, 2 वाला रो और 2 वाला कॉलम हटा दो। 2 जिस रो के अंदर आ रहा है और 2 जिस कॉलम के अंदर आ रहा है उनको हटा दो। तो अभी हमारे पास ये 4 नंबर दिख रहे हैं 0791, ये जैसे दिख रहे हैं वैसे लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 0 7 9 और 1। अब उसके बाद में हम 3 लिखते हैं। तो 3 के साथ में भी आगे हम लिखेंगे -1 टू द पावर i + j। तो 3 के लिए जो हमारे पास i और j का वैल्यू है वो है 1 + 3, और यहाँ पर 3 के लिए भी हमारे पास माइनर लिखा जाएगा। तो इस बार जो माइनर आएगा वो आएगा 3 का रो और 3 वाला कॉलम, इनको हटा देंगे। तो हमारे पास दिख रहा है अब हमें 0194। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 0194। ओके, और अब इनका पावर ओपन करते हैं। तो -1 का पावर ये 1 + 1 मतलब 2 है, इवन नंबर है, और नेगेटिव की पावर जो इवन नंबर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। सो +1। और यहाँ पर अंदर की तरफ हमें डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करने का जो तरीका है वो बिल्कुल सेम है जैसे हमने 2/2 के लिए किया था, वो ही है। तो 1 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस, और 4 को 7 से मल्टीप्लाई करना है तो 28। देन यहाँ पर अब हम पावर की बात करते हैं तो 1 + 2 3 हो जाता है, क्योंकि 3 एक ऑड नंबर है, और ऑड नंबर जब भी नेगेटिव का पावर रहेगा तो नेगेटिव बनेगा। साथ में आ जाता है यहाँ पर 2, और अंदर की तरफ जब हम डिटरमिनेंट लिखेंगे तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63। ओके, आगे हम बात करते हैं वही नेगेटिव की पावर 1 + 3, तो 1 + 3 हो जाता है 4, और 4 क्योंकि इवन नंबर है तो नेगेटिव की पावर इवन, मतलब हम पॉजिटिव काम में लेंगे। तो इस बार तो मैंने ये एक्सप्लेन किया कि नेगेटिव की पावर के साथ ये लिखा जाता है, इससे यहाँ पर प्लस माइनस इस तरह से एडजस्ट करते हैं। बाकी ये जो इवन और ऑड है वो हम अब आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो हम डायरेक्टली डिसाइड करेंगे कि इन दोनों पोजीशन का जो एडिशन है वो इवन है तो पॉजिटिव, ऑड है नेगेटिव, इवन है पॉजिटिव, ऑड है नेगेटिव, इवन है पॉजिटिव, ऑड है नेगेटिव। सो पॉजिटिव नेगेटिव हम अपने अकॉर्डिंग ही वहाँ पर सेट करते जाएंगे। तो आगे हम लिखेंगे यहाँ पर 3, और इसके अंदर भी जो डिटरमिनेंट वैल्यू है वो उसी तरह से फाइंड आउट किया जाएगा। पहले ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई 0 माइनस 9 × 1 9। अब इसको ओपन करते हैं तो यहाँ ये बन जाएगा 1 × -27, तो -27, -2 × -63 तो पॉजिटिव हो जाएगा 126, और अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 27, सो माइनस का 27, ओके, और माइनस का 27 नेगेटिव का 54 बना लेगा, तो 126 -54, और जब इसको सेपरेट करें तो यहाँ पर बच जाता है 72। तो ये है इसका डिटरमिनेंट वैल्यू, और ये मैंने डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड आउट किया है फर्स्ट रो को ओपन करके। अब मैं इसी के लिए फाइंड आउट करता हूँ, सेम क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा, ओके, बाय यूजिंग कॉलम नंबर 1। तो अब मैं कॉलम नंबर 1 के रेस्पेक्ट में ओपन कर रहा हूँ, और उससे मैं प्रूव करके बताऊंगा कि जो मेरा वैल्यू है वो एज इट इज 72 की ही इक्वल है। तो मैं सेम क्वेश्चन को सेम डिटरमिनेंट ओपन कर रहा हूँ, और वो भी ओपन करूंगा कॉलम नंबर 1 के रेस्पेक्ट में। सो हमारे पास ये जो डिटरमिनेंट है उसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। तो डिटरमिनेंट है 1 2 3, देन है 0 1 7, और लास्ट जो इसका रो है वो है 9 4 1। और अब मैं इसको कॉलम नंबर 1 के रेस्पेक्ट में ओपन करना चाहता हूँ। तो यहाँ कॉलम नंबर 1 का जो एलिमेंट है उनको हम रेस्पेक्टिव लिख लेते हैं, पहले 1 0 और 9। तो इनके साथ में आगे की तरफ हमें -1 की पावर, -1 की पावर और -1 की पावर भी लिखनी पड़ेगी, और उसके बाद लिखेंगे हम अंदर वाला जो छोटा वाला माइनर है उसे। सो -1 की पावर यहाँ लिखते हैं। तो 1 का जो पोजीशन है वो है 1 1, इसका रो का नंबर 1 है, कॉलम का नंबर 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + 1। 0 का जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग इसका पोजीशन माना जाएगा 2 1, क्योंकि इसका रो है 2, कॉलम है 1, तो यहाँ लगेगा 2 + 1। और अगर हम 9 की बात करें तो 9 का जो पोजीशन है वो है थर्ड रो,
फर्स्ट कॉलम, सो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 + 1। और अब हम अंदर की तरफ जो इनके माइनर है उनको लिखते हैं। तो अंदर वाले जो इसके माइनर है वो वही उसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे कि जिस एलिमेंट को हम फाइंड आउट कर रहे हैं, जिस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं, उसका रेस्पेक्टिव रो और रेस्पेक्टिव कॉलम को हटा दिया जाएगा। तो 1 के रेस्पेक्ट में 1 वाला रो जो आ रहा है और 1 वाला जो कॉलम है उनको हटा दो। तो अंदर की तरफ हमारे पास ये 4 नंबर दिख रहे हैं 1741। तो आगे हम इन चारों एलिमेंट को लिख देंगे 1 7 4 एंड 1। अब हम 0 को लिख रहे हैं, तो 0 वाला जो रो है और 0 वाला जो कॉलम है इनको हटा दो। तो 0 वाला ये रो हट जाएगा और 0 वाला ये कॉलम हट जाएगा। और अब हमें नंबर दिखाई दे रहे हैं 2 3 4 1। तो 2 3 4 1, सो 2 3 4 एंड 1। लास्ट हम 9 के रेस्पेक्ट में लिखेंगे, तो 9 का रो और 9 वाला कॉलम तो ये हट जाएगा। और अब हमारे पास एलिमेंट दिख रहे हैं 2 3 1 7, सो 2 3 1 और 7। तो ये एलिमेंट बचेंगे हमारे पास। सो 2 3 1 और 7 को हमने एज इट इज लिख दिया है। और अब हमें इसको भी ओपन करना है, तो इसको ओपन करेंगे। -1 का पावर 1 + 1 यानी पॉजिटिव, ये बन जाएगा 1। मल्टीप्लाई में अंदर की तरफ डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, तो पहले ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, नीचे माइनस और 4 को 7 से मल्टीप्लाई। अब ये -1 का पावर 2 + 1 यानी ओड है, तो यहाँ माइनस लगेगा 0। वैसे भी 0 को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो वैसे भी 0 बन जाएगा, लेकिन एज इट एक बार तो हमें इसे शो करना जरूर है। तो अब यहाँ पर भी डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, तो 2 - 4 3 12। अब यहाँ नेगेटिव का पावर 3 + 1 यानी पॉजिटिव और इवन नंबर हो गया। इवन नंबर नेगेटिव का पावर होता है तो उसे पॉजिटिव लिखते हैं, यहाँ पर आएगा 9। और अंदर वाला डिटरमिनेंट हम फाइंड आउट करेंगे, तो पहले ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, 14 - 1 × 3, ये 3 बन जाएगा। ओके, अब यहाँ 1 × -27 होगा, तो -27। यहाँ माइनस का 10 होगा, 0 से मल्टीप्लाई, तो ये एज इट इज पॉजिटिव या नेगेटिव 0 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर बन जाएगा 11 × 9, ये 99। अब इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो 99 में से अगर 27 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये वैल्यू बन जाती है 72। तो डिटरमिनेंट वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे मैंने किसी रो के रेस्पेक्ट में ओपन किया, चाहे फिर मैंने इसे किसी कॉलम के रेस्पेक्ट में। अब जैसे मैं इसे एक बार फिर से एक और चीज से समझा देता हूँ। मैं इसको रो नंबर 3 से ओपन कर रहा हूँ। सो रो नंबर 3 के रेस्पेक्ट में भी अभी हम इसे ओपन करते हैं, और ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि हम किस तरह से ओपन करते हैं। सो सेम मेरा क्वेश्चन है, एक है डिटरमिनेंट और हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3, देन है 0 1 7 और लास्ट है 9 4 1। और इसको अब हम ओपन कर रहे हैं रो नंबर 3 के रेस्पेक्ट में। सो रो नंबर 3 के रेस्पेक्ट में इसे हम ओपन कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। तो एक्सपेंड करने के लिए ये जो तीनों एलिमेंट है इनको लिखेंगे हम 9 4 और 1। इनके आगे हम -1 का पावर काम में लेंगे और -1 का पावर हमें कितना, जो इनका रो और कॉलम का नंबर है उसे लिखना है। जैसे 9 का रो का नंबर है 3, कॉलम का नंबर 1, सो 3 + 1। 4 के लिए रो का नंबर 3, कॉलम का नंबर 2, सो यहाँ आ जाएगा 3 + 2। -1 ये सॉरी 1 के लिए आएगा रो का नंबर 3, कॉलम का नंबर 3, तो यहाँ आएगा 3 + 3। अब हम इनके अंदर वाला जो माइनर है उसे लिखते हैं, इनका रेस्पेक्टिव रो और कॉलम हटाएंगे और जो माइनर बचेगा, जो छोटा वाला डिटरमिनेंट बचेगा उसे लिखेंगे। पहले 9 का नंबर है तो 9 वाला रो हटा दो और 9 वाला कॉलम हटा दो। तो 9 वाला रो और कॉलम हटा देंगे तो अब हमें ये 4 एलिमेंट दिख रहे हैं 2 3 1 7। तो यहाँ लिखेंगे 2 3 1 और 7। आगे 4 है तो 4 वाला रो हट जाएगा, 4 वाला कॉलम हट जाएगा। और फिर से हमें 4 नंबर दिख रहा है 1 3 0 7। तो आगे लिखेंगे 1 3 0 एंड 7। लास्ट में हम 1 के रेस्पेक्ट में लिखेंगे, तो ये वाला 1 है वो, ये 1 या ये वाला 1 नहीं है, तो इस 1 के रेस्पेक्ट में ओपन कर रहे हैं, तो इस 1 का रो और इस 1 जो कॉलम है उसको हटा देंगे। तो अब हमें एलिमेंट दिख रहा है 1 2 0 1। तो यहाँ लिखेंगे 1 2 0 एंड 1। और अब हम इनका डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। पहले इसका सिंबल, क्योंकि 3 और 1 4 हो जाता है, इवन नंबर हो जाता है, मतलब ये पॉजिटिव आएगा। 9 अंदर की तरफ डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, 2 7 जा 14 माइनस 1 × 3 3। ये 3 + 2 क्योंकि ओड नंबर है तो नेगेटिव बनेगा। 4 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ फाइंड आउट करेंगे 1 × 7 7 माइनस 0 × 3 0। नेगेटिव का पावर यहाँ 3 + 3 मतलब इवन नंबर है, इवन के लिए हम पॉजिटिव काम में लेंगे, साथ में 1। अंदर वाला डिटरमिनेंट होगा 1 × 1 1 माइनस ये 0 बन जाएगा। अब आगे हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 11 9 जा 99 माइनस 4 7 जा हो जाएगा 28 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है।
देन इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो एडिशन बन जाता है हमारे पास में 100 और 100 माइनस 28 का रिजल्ट होगा 72। तो मैंने फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में ओपन किया था, कॉलम नंबर 1 के रेस्पेक्ट में ओपन किया, फिर रो नंबर 3 के रेस्पेक्ट में ओपन किया, लेकिन इसके रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका रिजल्ट एज इट इज है 72। सो डिटर्मिनेंट पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता, भले हम किसी भी रो के रेस्पेक्ट में ओपन करें चाहे फिर किसी कॉलम के रेस्पेक्ट में, बस हमें उसकी पोजीशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर हम पोजीशन पर बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखेंगे तो डिटर्मिनेंट वैल्यू गलत नहीं होगी। तो ये तो हमारे पास में डिटर्मिनेंट वैल्यू को फाइंड आउट करने का तरीका। अब उसके बाद में है डिटर्मिनेंट से रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चंस, जैसे ध्यान से ऑब्जर्व करना। जैसे दो डिटर्मिनेंट्स हमें ऑलरेडी इक्वल गिवन है और अब हमें ये फाइंड आउट करके बताना है कि x का वैल्यू कितना होगा। तो x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है जबकि ये दो डिटर्मिनेंट ऑलरेडी इक्वल है। देखो इस तरह के क्वेश्चन हमने मैट्रिसेस चैप्टर में भी किए थे, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ पढ़ा था हमने, यहाँ थोड़ा डिफरेंट है। थोड़ा सा इन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्रिएट करने की कोशिश करना। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैट्रिसेस जो चैप्टर है अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैट्रिसेस की वीडियोस जाकर पहले उनको क्लियर करो, उसके बाद में डिटर्मिनेंट बहुत अच्छे से समझने में आसानी होगी। ओके, सो अभी अगर हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो मैट्रिसेस चैप्टर में हम ये पढ़ते थे कि अगर दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल है तो उनके रेस्पेक्टिव एलिमेंट के इक्वल हो जाता था। मतलब अगर मैं मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग सोच कर देखूंगा तो x तो फिर 3 के इक्वल होना चाहिए, 1 1 के इक्वल आ ही रहा है, या 3 2 के इक्वल नहीं है, तो ये फिर मैट्रिसेस के लिए ये वाला क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। तो मैट्रिसेस में वैसे भी अगर आता है तो हम रेस्पेक्टिव एलिमेंट को रेस्पेक्टिव एलिमेंट से हम कंपेयर कर लेते हैं और उनको हम इक्वल कर देते हैं, जबकि यहाँ डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट में इसका क्या मतलब है, डिटर्मिनेंट में एलिमेंट का कोई रोल नहीं है, एलिमेंट नहीं यहाँ, बल्कि ये बोला जा सकता है कि केवल इनकी डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी उनको हम कंपेयर करें। मतलब लेफ्ट साइड का हम पहले फाइंड आउट करेंगे डिटर्मिनेंट की वैल्यू कंप्लीट, उसके बाद में राइट साइड का भी हम फाइंड आउट करेंगे डिटर्मिनेंट की वैल्यू, और फिर उन दोनों वैल्यूज़ को आपस में हम कंपेयर कर सकते हैं। उन दोनों से हम ऑलरेडी एक दूसरे के साथ में ट्रांसपोज वगैरह किसी भी तरीके से x को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ हम डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस 3 इंटू 1 हो जाएगा 3। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 माइनस 2 इंटू 1 हो जाएगा 2। यहाँ पर हम 4x माइनस 3 इक्वल टू ये बन जाएगा 25। 3 को हम राइट साइड में ट्रांसपोज करते हैं तो 4x इक्वल टू 28 और 4 जाएगा डिवाइड में, सो 28 डिवाइडेड बाई 4, सो x का वैल्यू बन जाएगा यहाँ पर 7। तो x का वैल्यू 7 हो जाएगा और ये हमने फाइंड आउट किया x का वैल्यू, जबकि दो डिटर्मिनेंट ऑलरेडी हमें इक्वल गिवन थे। तो मैट्रिसेस के इक्वल होने और डिटर्मिनेंट के इक्वल होने में दोनों में फ़र्क है। मैट्रिसेस इक्वल होगी तो उनके रेस्पेक्टिव एलिमेंट को हम कंपेयर करके उनके रेस्पेक्टिव एलिमेंट को हम आपस में इक्वल करेंगे, जबकि अगर दो डिटर्मिनेंट आपस में इक्वल होगी तो उसका मतलब है केवल और केवल उनकी डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी ना, बस उसको हमें इक्वल करना होगा। तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है बस उसी को हमें इक्वल करना है और डिटर्मिनेंट की वैल्यू को यहाँ से फाइंड आउट करना है पहले। और ये 2/2 है तो 2/2 का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का हमारा वही मेथड है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास में दो डिटर्मिनेंट को आपस में कंपेयर करने का तरीका। ओके, देन अब इसके बाद में हम बात करते हैं इस चैप्टर के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक की, क्योंकि ये जो चैप्टर है इससे बोर्ड एग्जामिनेशन में 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है और 6 मार्क्स का क्वेश्चन इतना लाइटली तो ले नहीं सकते हम उसे। तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हम इस तरह से करेंगे कि इसके अंदर 6 मार्क्स का क्वेश्चन चॉइस में बनता है, एक तो एक्सरसाइज 4.2 से, दूसरा एक्सरसाइज 4.6 से। तो ये दो एक्सरसाइज है जहाँ से हमारा 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो इसलिए अभी हम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा जो टॉपिक है उससे स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा 4.2 एक्सरसाइज है, वहाँ से हम अब क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करेंगे। तो उसके अंदर हमारे पास में जो डिटर्मिनेंट है उसकी प्रॉपर्टीज़, तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ किस तरह से वर्क करती है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और इन प्रॉपर्टीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान से ऑब्जर्व करना, सीखना,
क्योंकि डिटर्मिनेंट्स की इन प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इसलिए ये प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है, तो ध्यान से ऑब्जर्व करना इन सारी प्रॉपर्टीज़ को। सो डिटर्मिनेंट से रिलेटेड हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें सबसे फर्स्ट नंबर का प्रॉपर्टी है कि ए का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है और ए के ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो इक्वल होता है। दोबारा मैं कहूँगा कि मैट्रिसेस चैप्टर को जाकर दोबारा पढ़ो, क्योंकि ये जो ट्रांसपोज वर्ड है ये डिटर्मिनेंट चैप्टर से, ये मैट्रिसेस चैप्टर से है। तो ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट वैल्यू सेम होता है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, ठीक है। सो जैसे मान लो कि हमारे पास ए एक डिटर्मिनेंट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और 4, और अब हमें इसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, पहले तो इसका फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 × 2 6, तो ये बन जाएगा -2। और अब मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। तो ए का ट्रांसपोज, किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है वो होता है हमारे पास में उसकी रो को कॉलम में लिखना, यानी ये जो पहला रो है इसको मैं लिख दूंगा पहले कॉलम में, और ये जो दूसरा रो है ये बन जाएगा दूसरा कॉलम। और अब मैं इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। सो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बिल्कुल उसी तरह से फाइंड आउट करेंगे। 1 × 4 4 होगा, -2 × 3 6, यानी सेम वैल्यू दे रहा है, मतलब ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट वैल्यू सेम होता है। ओके, तो ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। देन प्रॉपर्टी नंबर 2, सेकेंड हमारे पास प्रॉपर्टी है, अगर हमने किसी भी रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया है, जैसे मान लो कि रो नंबर 1 को रो नंबर 2 से हमने का इंटरचेंज कर लिया, मतलब पहले रो की जगह दूसरी रो आ गई, दूसरी रो की जगह पहली रो आ गई, या फिर किसी कॉलम को हमने आपस में इंटरचेंज कर दिया। मैं फिलहाल यहाँ आई और जे लिख रहा हूँ। आई और जे का मेरा सेंस क्या है? आई और जे का सेंस है कि हमारे पास अगर डिटर्मिनेंट 3/3 का भी आ गया तो उसमें हम किसी भी कॉलम को किसी भी दूसरे कॉलम के साथ में इंटरचेंज कर सकते हैं, जैसे कॉलम 1 को कॉलम 2 या कॉलम 1 को कॉलम 3 के साथ में, तो इंटरचेंज कर देंगे हम। यानी कॉलम 1 को अगर मैं कॉलम 3 के साथ में इंटरचेंज कर रहा हूँ तो तीसरी कॉलम पहली कॉलम बन जाएगी और पहली कॉलम थर्ड कॉलम बन जाएगी। तो उसके रेस्पेक्ट में अगर हम इसे इंटरचेंज करें तो इंटरचेंज की प्रॉपर्टी होती है कि जो ए का डिटर्मिनेंट है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो ए का जो डिटर्मिनेंट है उसे हमें नेगेटिव देना पड़ेगा अगर हमने किसी भी रो या किसी भी कॉलम को आपस में इंटरचेंज किया है। एक बार फिर से मैं यहाँ एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो कि ए का डिटर्मिनेंट में सेम एग्जांपल ले रहा हूँ 1 2 3 और 4, और अब मैं यहाँ पर रो नंबर 1 और रो नंबर 2 इन दोनों का आपस में इंटरचेंज कर देता हूँ। तो रो नंबर 1 और 2 को इंटरचेंज करूँगा तो अब जो मेरा डिटर्मिनेंट है वो बन जाएगा, जैसे इसको मैं कुछ और नाम दे देता हूँ क्योंकि वो सेम तो बनेगा नहीं, इसे मैं कुछ और नाम दे देता हूँ, इसको मैं बी डिटर्मिनेंट नाम दे देता हूँ। और अभी ये पहला जो रो है ये दूसरे रो में लिखना है और जो दूसरा रो है ये पहले में लिखना है। और अब अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो ये बन जाएगा हमारा 3 2 6 -4 1 4, मतलब जो डिटर्मिनेंट वैल्यू -2 आ रही थी अभी तक वो बन जाएगी इसकी +2, मतलब बी का जो डिटर्मिनेंट है वो लिखा जाएगा नेगेटिव ऑफ ए डिटर्मिनेंट। सो याद रखना कि पहला हमारा प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करके भी डिटर्मिनेंट निकालें तो उसके डिटर्मिनेंट वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा प्रॉपर्टी है किसी भी दो रो या दो कॉलम को अगर हम आपस में इंटरचेंज कर दें तो उसके डिटर्मिनेंट वैल्यू को हमें नेगेटिव देना पड़ेगा। हाँ, एक और चीज़ मैं इसमें बताना भूल गया, अगर मान लो कि मैं एक बार फिर से इसके अंदर रो या कॉलम को एक बार फिर से इंटरचेंज करता हूँ तो एक और नेगेटिव आएगा और वो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। ओके, सो अगर हमने एक बार रो या कॉलम को अगर हमने यहाँ पर इंटरचेंज कर दिया तो नेगेटिव हमें बाहर लगाना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट को नेगेटिव देना पड़ेगा। ओके, और एक बार फिर से अगर मैंने रो और कॉलम को इंटरचेंज किया तो एक बार फिर से एक और नेगेटिव आएगा और उस नेगेटिव को वो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। तो ये तो थी हमारे पास में दो प्रॉपर्टीज़। उसके बाद है प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 हमारे पास है कि अगर मान लो कोई सी भी एक रो या कोई सी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट अगर हमारे पास 0 हो जाते हैं, पहला कॉलम और दूसरे कॉलम के जो एलिमेंट है वो क्या है हमें नहीं पता और कुछ भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई भी एक पूरा कॉलम या पूरा का पूरा एक रो अगर 0 हो जाता है तो उसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो हमेशा हमें 0 ही देना पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लो कि मैंने कहा था कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड या ओपन करने के लिए मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट हूँ, और मैंने मान लो कि मैंने कॉलम नंबर 3 के रेस्पेक्ट में इसको ओपन कर लिया तो इसके तो तीनों एलिमेंट 0 है,
मतलब अंदर की तरफ जो माइनर है वो तो कुछ मायने ही नहीं रखेंगे और इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 बन जाएगा। देन उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 4 है हमारे पास कि अगर मान लो कि कोई से भी 2 रो या 2 कॉलम अगर एज इट इज इक्वल हो जाते हैं, जैसे ये ए बी सी, यहाँ पर 3 एलिमेंट कुछ और आ गए जैसे 1 2 3 या कुछ भी, और ये भी आ गए ए बी सी, तो अगर 2 रो या 2 कॉलम अगर बिल्कुल सेम टू सेम मैच कर जाते हैं, ओके, मतलब रो आई इक्वल टू रो नंबर जे और कॉलम नंबर आई इक्वल टू कॉलम नंबर जे, अगर सारे एलिमेंट आपस में मैच कर जाते हैं तो उसका भी हमें डिटरमिनेंट वैल्यू 0 ही देना पड़ेगा। ओके, देन नंबर 5 है हमारे पास में, अगर मान लो कि कोई 2 रो या कॉलम आपस में इक्वल नहीं हो बल्कि उनका रेशियो इक्वल हो जाता है, तो रेशियो अगर इक्वल हो जाए, जैसे इन 2 रो का जो रेस्पेक्टिव एलिमेंट है उनके अगर हम रेशियो फाइंड आउट करें तो इसका 1:k 1:k 1:k, मतलब इसका मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ 1 2 3 आ गया और यहाँ उनका डबल या ट्रिपल आ गया जैसे 2 4 6, तो फिर इस केस में जो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू है वो हमें 0 देना पड़ेगा। तो ये डिटरमिनेंट वैल्यू 0 जो है वो 3 केस में होगी। केस नंबर 1, सारा रो या सारा कॉलम खुद 0 हो जाए। कंडीशन नंबर 2, पूरा का पूरा रो आपस में इक्वल मिल जाए हमें या कॉलम इक्वल मिल जाए। कंडीशन नंबर 3, अगर कोई 2 रो या कॉलम आपस में इक्वल नहीं हो लेकिन उनका रेशियो इक्वल हो जाता है, तो उस केस में उसका जो डिटरमिनेंट वैल्यू है वो हमें 0 देना पड़ेगा। तो डिटरमिनेंट वैल्यू 0 देने के 3 केसेस है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट केसेस है। पूरा कॉलम या पूरा रो 0 हो गया तो 0, या फिर 2 रो या कॉलम आपस में सेम एलिमेंट के साथ मैच कर गए तो 0, या फिर सेम एलिमेंट नहीं मिले और उनका रेशियो इक्वल हो गया तो भी उसका डिटरमिनेंट वैल्यू बनेगा 0। देन अब इसके बाद में हम करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 है हमारे पास में, किसी भी कांस्टेंट नंबर से अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करना। तो जैसे मान लो कि मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है, अंदर की तरफ एलिमेंट है ए बी सी पी क्यू आर और एक्स वाई जेड। तो अब अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई करने का मेरा रूल ये कहता है मुझे मल्टीप्लाई के साथ डिवाइड भी, मल्टीप्लाई डिवाइड एक ही बात है, दोनों का सेम प्रॉपर्टी हम काम में लेंगे। जो प्रॉपर्टी मैं मल्टीप्लाई के लिए सिखाऊंगा वही प्रॉपर्टी डिवाइड के लिए काम करेगी। मैट्रिक्स में जब हम मल्टीप्लाई करते थे तो मैट्रिक्स में अंदर जाकर 2 अगर बाहर होता था तो 2 का काम होता था कि अंदर जितने भी एलिमेंट दिख रहे हैं सबसे मल्टीप्लाई होगा, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ पर 5 अगर बाहर है तो 5 किसी भी एक सिंगल रो या सिंगल कॉलम के पास ही जाकर मल्टीप्लाई होगा। यहाँ सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने का इसका रोल नहीं है, इसका रोल है किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हो, सबसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। और किससे करूँगा वो मेरी क्वेश्चन की डिमांड के ऊपर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन की जो मेरी डिमांड होगी उसके हिसाब से मैं 5 को करूँगा कि 5 को मैं पहले रो से इंटू करूँ, सेकेंड रो से, थर्ड रो से, या फिर फर्स्ट कॉलम से, सेकेंड कॉलम से, या थर्ड कॉलम से। अब ऐसा भी नहीं बोलना कि पहली रो से कर दो पहली कॉलम से, नहीं, किसी भी एक रो या किसी भी कॉलम इनमें से एक सेलेक्ट करोगे, मतलब 3 रो और 3 कॉलम टोटल मिलाकर 6 चीज़ें हो गई, इनमें से केवल एक से मल्टीप्लाई करोगे। तो जैसे मान लो कि 5 को मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास लिखा जाएगा ए बी सी, यहाँ हो जाएगा 5p, यहाँ हो जाएगा 5q, यहाँ हो जाएगा 5r, और ये एक्स वाई जेड रहेगा एज इट इज़। ओके, तो ये हमारे पास में मल्टीप्लाई करने का या डिवाइड करने का रूल है। तो मल्टीप्लाई या डिवाइड अगर हमें करना है तो किसी ना किसी एक सिंगल रो या सिंगल कॉलम के साथ ही हम इस कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। ओके, देन उसके बाद है प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 के अकॉर्डिंग जैसे हम मैट्रिक्स चैप्टर में इन्वर्स के लिए पढ़ते थे, दोबारा से मैं बोलूँगा कि मैट्रिक्स चैप्टर को दोबारा पढ़ो, मैट्रिक्स चैप्टर पर जाओ, उसकी प्रॉपर्टीज़ वो सब कुछ 5 लेक्चर्स है, 5 लेक्चर्स को एक बार ढंग से क्लियर करो, उसके बाद में डिटर्मिनेंट समझना बहुत आसान हो जाएगा। सो 7 मेरा पास प्रॉपर्टी है कि अगर मैं किसी रो को बदलना चाहता हूँ तो बदल सकता हूँ, जैसा कि हमने मैट्रिक्स में किया था। ओके, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में उसका जो ट्रांसपोज है वो पढ़ा था, वो सॉरी उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमने पढ़ा था। तो रो नंबर 1 को अगर मैं बदलना चाहता हूँ तो मैं उसको शो करता हूँ रो नंबर 1 टेंस टू का मतलब इसको चेंज किया जा रहा है। अब चेंज कैसे किया जा रहा है वो यहाँ लिखा जाएगा कि रो नंबर 1 में से रो नंबर 2 को हटाया, सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, उसका डबल सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ट्रिपल सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ ऐड कर रहे हैं, तो ऐसा कर सकते हैं। तो रो नंबर 1 प्लस 2 टाइम रो नंबर 2 प्लस 3 टाइम रो नंबर 3, ऐसा हम कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें एक रूल छोटा सा ऐड होगा जो मैट्रिक्सेस में था यहाँ पर नहीं है। क्या है, ध्यान से सुनना।
अगर मैं रो नंबर 1 को बदल रहा हूँ तो रो नंबर 1 को किसी भी कांस्टेंट नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई करने का मेरा बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। मैं इसको किसी भी कांस्टेंट नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करूँगा। हाँ, रो नंबर 2 रो नंबर 3 को डबल करो, ट्रिपल करो, 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम जितना करना है करो, उसे प्लस करना है माइनस करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको नहीं करोगे, यहाँ तक कि इसको माइनस भी नहीं कर सकते, इसको -1 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, -1 से भी। तो यहाँ ये याद रखना कि रो नंबर 1 को बदल रहे हो तो रो नंबर 1 का डबल करके रो नंबर 2 का ट्रिपल सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। यहाँ तक तो सही है, लेकिन ये जो डबल लिखा ना, यहीं पर प्रॉब्लम है। अगर यहाँ से मैं डबल को हटा दूँ, अब ये बिल्कुल सही है, अब हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। ओके, सो ये हमारे पास में अगला नंबर 7 है। और हाँ, ये रो नहीं कॉलम के ऊपर भी अप्लाई होता है। तो रो और कॉलम दोनों का अप्लाई जो है वो बिल्कुल मैट्रिक्स की तरह है कि किसी भी रो को मैं बदलना चाहता हूँ तो मैं बदल सकता हूँ, किसी दूसरी रो की हेल्प से बदलना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ। डबल ट्रिपल जो भी है उसे प्लस या माइनस जो मुझे करना है कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। लेकिन यहाँ पर जिस रो को बदलेंगे उस रो को किसी कॉन्स्टेंट नंबर से हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बस यहाँ तक कि -1 से भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते इसे। ओके, देन ये तो हो गया हमारे पास रूल नंबर 7। रूल नंबर 8 है हमारे पास कॉमन लेने का तरीका। जैसे मल्टीप्लाई करने का तरीका है, सेम वैसे कॉमन लेने का तरीका है। जैसे मान लो कि यहाँ पर आ गया हमारे पास ए स्क्वायर, ए का क्यूब, बी स्क्वायर, बी का क्यूब, और यहाँ है XYZ। तो यहाँ पर अगर मैं कॉमन लूँगा तो मुझे सारे एलिमेंट में से कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। किसी एक सिंगल रो या किसी एक सिंगल कॉलम से अगर कुछ कॉमन दिख रहा है तो ले लूँगा मैं। जैसे इस रो में से कोई भी कॉमन मुझे नहीं दिख रहा, इसमें से नहीं है, इसमें से नहीं है, लेकिन इस पूरी कॉलम में से ए का 1 पावर मैं कॉमन ले सकता हूँ, इस पूरे कॉलम में से बी का 1 पावर कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ फिलहाल कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इससे बाहर कॉमन आ जाएगा ए और बी, उसे बाहर की तरफ लिखा जाएगा, एक बार ए एक बार बी, और कॉमन लेने के बाद पहला रो बन जाएगा मेरे पास 1 ए स्क्वायर, सेकेंड रो बन जाएगा 1 बी स्क्वायर, और थर्ड कॉलम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये XYZ सेम ही रहेगा। तो इस तरह से जैसे मेरे पास मल्टीप्लाई डिवाइड सिंगल रो या सिंगल कॉलम से होता था, वैसे कॉमन भी मैं सिंगल रो या सिंगल कॉलम में से ही लूँगा। ओके, तो ये हो गया मेरे पास रूल नंबर 8। उसके बाद है रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 हमारे पास है कि अगर मान लो कि हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है जिसमें ABC, यहाँ पर है XYZ, और यहाँ पर एलिमेंट आ गया P + L, Q + M एंड R + N। तो इस तरह से अगर कोई सिंगल रो या सिंगल कॉलम किसी नंबर्स के दो नंबर के एडिशन में लिखा हुआ है, तो हम हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू की डिमांड के हिसाब से यहाँ पर अब हम इस कॉलम के जो एलिमेंट है उनको सेपरेट दो डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर देंगे, दो डिटर्मिनेंट के एडिशन में लिखेंगे, जिसमें एक में तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ PQR, वो मैं अपने अकॉर्डिंग करूँगा, क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से करूँगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या सूट करेगा जिससे मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, और यहाँ पर हम लिखेंगे LMN। और साथ में ये जो बाकी के दो रो है, ये जो दो कॉलम है वो बिल्कुल एज इट इज दोनों में काम करेंगे। तो यहाँ पर भी आ जाएगा ABC, ये बन जाएगा हमारे पास XYZ, यहाँ पर भी है ABC, और यहाँ पर है हमारे पास XYZ। तो ये फिलहाल हमारे 9 नंबर ऑफ रूल्स मैंने सिखाए हैं जो कि हमें इस 4.2 को सॉल्व करने के लिए काम में लेना होगा, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन रूल्स को बहुत ज़्यादा ध्यान से लिखना, और जब मैं नेक्स्ट लेक्चर समझाऊँ, नेक्स्ट लेक्चर जब मेरा देखो, तो उससे पहले इन 9 रूल्स को अपनी नोटबुक में नोट करके और वहाँ पर तैयार रखना, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर हमारा इसकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड होगी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए इन 9 रूल्स को अपनी नोटबुक में नोट करके तैयार रखना। नेक्स्ट लेक्चर जब भी मेरा होगा तो वो रूल्स वहाँ एज इट इज़ आपको हेल्प करेगा। ओके।